every time क्या आप रहस्य। इमेजिन कर सकते हो, यह धरती जिस पर हम सभी इंसानों ने जन्म लिया है, यह धरती जो घर है अनगिनत प्रकार के जीवों का, यह धरती आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं था। ऐसे में जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, आखिर यह लावे का गोला हमारी आज की पृथ्वी में कैसे बदल गया? यह सारा पानी कहाँ से आया? हमारे चांद यानी मून की फॉर्मेशन कैसे हुई? इस सब का कनेक्शन है दोस्तों हमारे सूर्य और सोलर सिस्टम के जन्म से। आइए समझते हैं इन सभी चीजों को गहराई से। आज के इस वीडियो में आज से करीब 4.6 मिलियन ईयर्स पहले यानी 460 करोड़ साल पहले की बात है, हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांत और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था धूल और गैस से भरा हुआ एक बादल। इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया। हिंदी में इसे निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेस मौजूद थी, लेकिन मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती थी। यह बादल शांति से करोड़ों अरबों सालों से अंतरिक्ष के अंधेरे में घूम रहा था कि अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। मैं बिग बैंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रही हूँ सुपरनोवा की। यह धमाका इस बादल के अंदर नहीं होता, बल्कि इसके बगल में होता है। इसके पास मौजूद एक डोइंग स्टार एक्सप्लोड्स स्लोज को हम सुपरनोवा बुलाते हैं, और अक्सर यह उन स्टार्स के साथ होता है जो अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती है और इसके चलते ग्रेविटेशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस करने लगता है। धीरे धीरे यह पूरा नेबुला अंदर की ओर सिकुड़ने लगता है और जो गैस और धूल थी वो घूमने लग जाती है, गोल गोल घूमने लग जाती है एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में। इस प्लेट रोटेटिंग डिस्क को हम प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क का नाम देते हैं। डिस्क स्क्रीन पर दिखाए गए इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि ये डिस्क कैसी दिखती होगी, क्योंकि ये डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम एक फ्लैट सोलर सिस्टम क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट जब सूरज के अराउंड गोल गोल चक्कर लगाते हैं, वो ऑलमोस्ट एक ही प्लेन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी प्लेनेट का ऑर्बिट ज्यादा ऊपर नीचे हो। एक दूसरे से अब इस प्रोटोप्लेनेट डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके चलते एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार यानी फिर से वही मतलब कि स्टार के बनने से पहले जो चीज एग्जिस्ट करती थी, अब धीरे धीरे यहाँ पर नेबुला का सारा मटेरियल बीच की ओर खींचा जाता गया। बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर ये इतना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया बीच में कि न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन है जो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है। इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारे सूरज का जन्म होता है, और यही वो रिएक्शन है जो आज के दिन तक भी सूरज में हो रही है। इसकी वजह से धूप, गर्मी और रोशनी हमें मिलती है। धरती पर एक्चुअल रिएक्शन डिटेल में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जन हीलियम में बदल रही है। उस वक्त 4.6 मिलियन ईयर्स पहले हमारे सोलर नेबुला का ज्यादातर गैस और डस्ट सारा सूरज में जाकर इकट्ठा हो रहा था। यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे पूरे सोलर सिस्टम को टोटल मास का लगभग 99.8 पर फिर सूरज में मौजूद है। 8 प्लेनेट, सैकड़ों मून्स, हमारे हजारों कॉमेट्स और लाखों एस्टेरॉइड्स हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन सवाल ये है कि कैसे बनने शुरू हुए ये प्लेनेट? ये चीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो वो घूमती हुई प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क थी, उसके अंदर छोटे छोटे धूल के
पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और चिपकने लगे। एक दूसरे से ये स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्सेस की वजह से होने लगा और शुरू में इससे छोटे छोटे गुच्छे बनने लगे। लाखों सालों बाद धीरे धीरे गुच्छे और बड़े होने लगे। जब और धूल के पार्टिकल्स इनसे जाकर टकराए तो धीरे धीरे इनमें से कुछ इतने बड़े बन गए कि उनका साइज 1000 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक पहुंच गया। इन चीजों को हम प्लेनेट डेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लेनेट का बहुत छोटा टाइनी वर्जन। जब ये प्लेनेट डेसिमल्स ग्रेविटी के प्रभाव से इकट्ठे होने लगे और साइज और मास में लगभग हमारे चांद जितने बड़े हो गए तो हम इन्हें प्रोटोप्लेनेट करके पुकारने लगे। ये जो पूरे इकट्ठे होने वाले प्रोसेस है इसे हम एक्रीशन कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक्रीशन की डेफिनेशन देखो, द कमिंग टुगेदर एंड कोहेन ऑफ मैटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन टू फॉर्म लार्जर बॉडीज मटेरियल्स। बॉडीज का निर्माण होना एक्रीशन के इस प्रोसेस को सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉमर विक्टर साफरन ने साल 1969 में पहली बार दुनिया के सामने रखा था, लेकिन शुरुआत में उनको किसी ने सीरियसली नहीं लिया। ये सिर्फ 1984 में जाकर ही था कि जब साफरन के काम को पढ़ा जाने लगा और उनके आइडियाज को साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा अपनाया जाने लगा। आज के दिन एग्रीगेशन का ये प्रोसेस साइंटिस्ट पूरे ब्रह्मांड में बार बार देख चुके हैं। इनके होते हुए टेलीस्कोप के जरिए एस्ट्रोनॉमी चीज होते हुए देखिए कि धूल के पार्टिकल्स काफी तेजी से इकट्ठे हो जाते हैं और सिर्फ चंद हजार सालों में ये 1 सेंटीमीटर तक के पार्टिकल्स बन जाते हैं। क्योंकि ये अलग अलग स्टेजेस में होता हुआ देखा गया, इसलिए साइंटिस्ट अब सेफली कह सकते हैं लाखों सालों बाद यही छोटे छोटे पार्टिकल्स और बड़े होते रहते हैं और बाद में प्लेनेट बन जाते हैं। इसी प्रोसेस का एक और सबूत हमें मेटेराइड में भी देखने को मिलता है। जो मेटियर्स धरती पर आकर गिरते हैं, साइंटिस्ट जब उन्हें स्टडी करते हैं और देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से मटेरियल्स मौजूद है, तो एक चीज जो काफी पाई गई है मेटेराइड में वो है कोंड्रू धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो प्लेनेट बनने से पहले के समय में बचे हुए हैं। इनके अंदर यूरेनियम और हफनियम जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बंद होते हैं जो साइंटिस्ट को उनकी उम्र पता करने में मदद करते हैं। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह भी है कि हमारी पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना है। इसे 6 बिलियन ईयर्स पुराना माना जाता है। इसका मतलब यह है कि किसी सुपरनोवा में बना था। यही सारा मेजरमेंट्स का डेटा कलेक्ट करके धूल और प्लेनेट जम्प्स के कोलिजन्स के कुछ सिमुलेशंस साइंटिस्ट बना पाते हैं और उन सिमुलेशन से हम एस्टिमेट्स बनने में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स का समय लग गया होगा। अब हमारी धरती की बातें करें तो ये जो छोटे प्रोटोप्लेनेट और प्लेनेट इमल्स थे, इनके बीच अक्सर टकराव होते रहते थे। ये टकराव कोई छोटे नहीं थे, बहुत ज्यादा जबरदस्त एनर्जी निकलती थी इनमें। इतनी गर्मी पैदा होती थी कि चट्टानें पिघल जाती थी और इनके ऊपर लावा के समुद्र बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटोप्लेनेट एक दूसरे से टकराते हुए इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी के कारण इन्होंने ओवर टाइम एक गोले की शेप लेनी शुरू कर दी, एक सेफिरिकल शेप। और ऐसे ही कुछ टकराव के बाद जन्म हुआ हमारी धरती का। ओवर मिली ऑफ ग्रेविटी यह जो समय था जहाँ पर कॉन्स्टेंटली बमबारी चलती रहती थी। हमारी धरती से आकर छोटे प्रोटोप्लेनेट्स टकराते तो कभी प्लेनेट्स इमल्स टकराते। इस समय को हम हेडन इयोन करके पुकारते हैं। इयोन शब्द का असली में मतलब है एक बहुत इंडेफिनिटली लंबा समय, और हेडन का जो नाम है यह अंडरवर्ल्ड के ग्रीक गॉड हेडी से आया है। इस नाम को रखने के पीछे का क्या कारण था आप समझ सकते हो। उस वक्त नर्क जैसी हालत थी। धरती पर इस समय 46 बिलियन ईयर्स वर्ष पहले से लेकर 4 बिलियन ईयर्स पहले तक चला। इस समय कुछ
ऑब्जेक्ट जो धरती से टकराए वे 100 किलोमीटर बड़े थे, कुछ 200 किलोमीटर बड़े थे। जो भी चट्टानें उस वक्त धरती पर हुआ करती होगी वह सब पिघल जाती थी और सब की सब लावा में बनती रहती थी, बार बार दबी रहती थी। लेकिन अब कमाल की बात देखो दोस्तों, यही नर्क जैसा समय कारण था जिसकी वजह से धरती पर पानी आया। कुछ कॉमेट्स और एस्टेरॉइड जो धरती से टकराते थे उनमें काफी ज्यादा मात्रा मौजूद होती थी पानी की। अब आप पूछेंगे लेकिन उन एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स में पानी कहाँ से आया? इसके पीछे कारण है दोस्तों सोलर नेबुला, वो धूल कण का बना जो वो बादल था जिसकी मैंने शुरू में बात की थी। उसमें कुछ आइस क्रिस्टल भी होते थे और कुछ पानी एक्चुअली में धरती पर खुद भी मौजूद था। जब इस इयोन युग से संबंधित माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल के भीतर फंसे हुए मिनरल्स की एनालिसिस करी तो पता चला कि पृथ्वी पर भी लिक्विड वाटर मौजूद था, लेकिन ज्यादातर जो पानी की मात्रा बढ़ रही थी उसके पीछे एक बड़ा कारण था। ये जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स धरती से आकर टकरा रहे थे, इसके अलावा एक दूसरा प्रोसेस भी हो रहा था। जब ये कोलिजन्स होती थी धरती के साथ तो पानी भाप बनकर हवा में चला जाता था और समय समय पर बरसने लगता था। वापस धरती पर इस हिडन युग के खत्म होने तक हमारी पृथ्वी एक होमोजीनस बॉल बन चुकी थी। चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा था, लगभग एक समान रूप की लावा का लेयर बन गई। धरती के आराम इस ग्रेविटी ने साथ में बांध कर रखा था। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला डिफरेंशियल हाई कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस समय पर सही में ये सब हुआ था। इसके पीछे कई सारी टेक्निक्स है दोस्तों। एक है पुराने पत्थरों की रेडियोमेट्रिक डेटिंग करना, स्टडी करना मिलियंस ऑफ साल पुरानी मिनरल्स को और देखना कि उनका कंपोजिशन कैसा है। एक टेक्निक है कंपैरेटिव प्लेटोरियम सिमुलेंस रन करना, जो गैसेस और एलिमेंट्स उस समय में मौजूद थे उन सब का डाटा कंप्यूटर में इनपुट करना और मॉडल के थ्रू रन करके देखना कि वो मॉडल कैसे बिहेव करता है। इसी तकनीक से हम डेटा साइंस की मदद से हम अपने प्लेनेट की हिस्ट्री बेहतर समझ पाए। इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। अगर आप अपने आप को इसमें अप स्किल करना चाहते हो और इस डायनेमिक फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में